तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का अपना वन शॉट जिसका नाम है चेंज इन PSR। क्या आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं चेंज इन PSR, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा। किसके लिए? ये चैप्टर खुद तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन यहाँ के जो कॉन्सेप्ट हैं ये एडमिशन में जाएंगे, रिटायरमेंट में जाएंगे और डेथ ऑफ पार्टनर में जाएंगे। तो मतलब अगर यहाँ तुमने सही से सारी चीज़ों को पढ़ लिया तो फिर ये चैप्टर तो क्लियर हो ही जाएगा, साथ में ही क्लियर हो जाएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो क्या क्या पढ़ना होगा हम लोगों को चेंज इन PSR जब हम लोग कवर करेंगे? देखो, जब PSR में चेंज होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले समझ लो कि PSR में चेंज होगा क्यों। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स मिलकर के पार्टनरशिप को बनाए और बिजनेस करना शुरू कर दिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उन लोगों को लगा कि नहीं, जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये ठीक नहीं है। ABC 3 पार्टनर हैं, A सबसे ज़्यादा काम करता है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। B की सेलिंग टैक्टिक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अब कुछ टाइम के बाद में जब पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि हम अब अपना पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करके एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे और उस रेशियो में अब से होने वाले प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? चेंज इन PSR, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अभी हम नए पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वही मिलकर के अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल देना चाहते हैं। तो देखो क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे। जब किसी प्रॉफिट शेयरिंग को चेंज किया जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले नंबर 1 पर आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है यहाँ का, लेकिन केवल यही है ऐसा नहीं है। दूसरा क्या करना पड़ेगा? दूसरे नंबर पर क्या करना पड़ेगा? देखो, जब PSR में चेंज हो रहा है तो फिर कोई पार्टनर, जब नया PSR बनेगा तो कुछ पार्टनर क्या करेंगे? गेन करेंगे और कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर गेनिंग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अभी तक तो पार्टनरशिप चल रही थी ना, तो बहुत सारे प्रॉफिट्स होंगे, कुछ लॉसेस होंगे, ये सब भी होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक्युमुलेटेड एडजस्टमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस। अगर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं तो उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, फिर और क्या करना पड़ेगा जब चेंज होगा PSR में? इसके साथ में एडजस्टमेंट होगा तो आपके और क्या करना पड़ेगा? एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या होगी? एडजस्टमेंट ऑफ IFR एंड WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बहुत आसानी से आज क्लियर कर दूंगा। आज के बाद ना तो एंट्री भूलोगे ना कंडीशन भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। और क्या करना पड़ेगा? तो इसके साथ में करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, साथ ही साथ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्टमेंट को बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि एडमिशन में भी जाके पढ़ना है और उसके बाद रिटायरमेंट में, डेथ में, हर जगह पढ़ना है। तो हम केवल रिवैल्यूएशन तक यहाँ चलेंगे। रिवैल्यूएशन आपको क्लियर करेंगे आज के वीडियो में।
इतने सारे कॉन्सेप्ट हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ आईएफआर एंड डब्ल्यूसीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। इसी अभी 12th में हो तो समझ ही रहे होगे, जब पढ़ रहे होगे पार्टनरशिप की, इस पॉइंट पर कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न आता है, आज के बाद नहीं आएगा। और फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, इसमें जर्नल एंट्रीज भी अभी याद करवा दूंगा, फॉर्मेट भी समझा दूंगा, आज के बाद भूलोगे ही नहीं। बस करना क्या है, जल्दी से अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और लगभग अगले 1 घंटे तक हमारे साथ में लगातार बने रहिए। एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं हो तो दोबारा से फिर से वीडियो देख लेना, और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आकर के बताना ना, हम आपके लिए फिर से उस टॉपिक पर जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको सबसे पहले वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इस चैप्टर का जो 70% पोर्शन है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। गुडविल का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुडविल कहाँ कहाँ मिलेगा, अरे सब कहीं मिलेगा। चेंज इन पीएसआर में है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में है, एंड अगेन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनरशिप जब फर्म खत्म होती है तब भी गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो चलिए अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से, अभी सारे फॉर्मूले, कंडीशन सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ। तो हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। What is the goodwill? Goodwill है क्या? Goodwill is the reputation of the business which is help to the business to generate more and more profit. Goodwill है क्या? बिजनेस की रिपुटेशन है जो बिजनेस को बिल्कुल वैसे ही हेल्प करती है जैसे कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। ओके, गुडविल का क्लासिफिकेशन एनिमल्स नेचर पे भी किया गया है, डॉग नेचर गुडविल, कैट नेचर गुडविल, रैट नेचर गुडविल, एंड बिजनेस में तो गुडविल का कैलकुलेशन ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल नेचर पर कौन सी गुडविल का वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो फिर जो कैट नेचर गुडविल होती है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होता है। और किस गुडविल का जो वैल्यू है वो सबसे कम होता है, तो रैबिट नेचर का जो गुडविल है वो सबसे कम होता है उसका वैल्यू। कौन से ऐसी नेचर की गुडविल है जिसका कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है, तो रैट नेचर की गुडविल का कैलकुलेशन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके, गुडविल के लिए कुछ कंडीशंस जो हमें याद रखनी है, हाँ बिल्कुल याद रखनी है। गुडविल से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सा है, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड, वही आपको क्लेरिफिकेशन देता है गुडविल के लिए। और क्या बोलता है कि केवल बिजनेस में परचेज्ड गुडविल को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर इनहेरेंट या प्रोड्यूस्ड गुडविल है तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इनहेरेंट या प्रोड्यूस्ड गुडविल क्या होती है, जिसको बिजनेसमैन ने खुद क्रिएट किया है, अपनी बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे करके, अपना बेस्ट बिहेवियर दे करके, अच्छी सर्विसेज दे करके उसने खुद से इसको क्रिएट किया, लेकिन तुमने कोई पेमेंट तो किया नहीं। अब पेमेंट जब किया नहीं है तो कैसे वैल्यू निकालोगे कि गुडविल कितना लिखे हैं हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर तुमने परचेज की है गुडविल तो फिर उसको लिखा जाएगा। ओके, इसीलिए हम लोग जब कोई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा तब तो गुडविल को लिखेंगे, और बाकी कंडीशंस में गुडविल को लिखेंगे नहीं, एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलो खैर, अब स्टार्ट करते हैं कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कौन कौन से मेथड हैं जहां हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो 3 मेथड हैं तुम्हारे सिलेबस में, कौन कौन से? नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। बहुत प्रॉब्लम होती है इनके फॉर्मूले को याद करना, नहीं अभी नहीं रह जाएगी, बिल्कुल समझ लो, एकदम सिंपल सा बता दे रहा हूं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आपसे कहा जाए कि आपके फादर के पास में 1 करोड़ रुपए हैं और इनको तुम 2 भाइयों में बराबर बराबर बांट लेना है, तुरंत समझ में आ जाता है कि 50 लाख मेरे हुए, 50 लाख भाई के हुए। 4 भाई हैं तो समझ में तुरंत आ जाता है कि 25 लाख मेरे हुए, सभी भाइयों के 25 लाख हो गए। ये कैसे कर ले रहे हो, ये तो तुरंत समझ आ रहे हो। कैसे किया, एवरेज ही तो कर दिया। टोटल वैल्यू को
नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर दिया, एवरेज हो गया। बस ऐसे ही निकालना है हमको एवरेज प्रॉफिट। और ये हमारा मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। मतलब हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में जो गुडविल होगी वो एवरेज प्रॉफिट पर कहीं ना कहीं जा करके शिफ्ट हो रही होगी। ओके तो चलो देखो, सभी मेथड में पहले हम लोग गुडविल का ही फॉर्मूला ले लेते हैं कि कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। प्रॉब्लम पे जाएंगे, प्रॉब्लम के बाद धीरे धीरे शिफ्ट होंगे सॉल्यूशन की ओर। यहां जब भी कैलकुलेशन करने के लिए आओगे तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ऐसा करोगे तो फिर आ जाएगी गुडविल। क्या फॉर्मूला लगेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो प्रॉब्लम है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो फिर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज दैट कोई फर्म है जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही है 40,000, 50,000 और 60,000। उसके लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट क्या है, 40, 50 और 60। तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया। अगर इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल हो गया। कितने ईयर का प्रॉफिट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 1 करोड़ की वैल्यू आपने डिवाइडेड बाई 2 या डिवाइडेड बाई 4 किया था, वही करना है। तो यहां आप टोटल वैल्यू ले लो, कितनी हो गई, 9 5 4 9 6 15, 1.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 50,000। एक को कितना मिलेगा, 50,000। हर एक को कितना मिलेगा, 50,000। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में गिवन होते हैं, हमेशा गिवन होते हैं। ओके तो जैसा भी कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। अब सपोज दैट तुम्हारे क्वेश्चन में ना नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 थे, तो गुडविल क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट आ गया ना, कितना 50,000 इनटू क्या कर लेना है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर सपोज दैट 2 मान लिया, तो गुडविल कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। क्या ये इतना ही सिंपल है, हाँ इतना ही सिंपल है। अच्छा इतना ही सिंपल है जी, इतना ही सिंपल है। बस इसीलिए इस सिंपल मेथड को हम एक मेथड कह देते हैं। एवरेज प्रॉफिट में है 2 मेथड, एक का नाम क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया क्योंकि इसको बहुत 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 आसान तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा हो गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा कौन सा होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला गुडविल का यही रहेगा। अच्छा अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाल रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हो तो क्या करना होता है सर, कुछ नहीं करना है, यही सिंपल जैसे ये किया ऐसे ही करेंगे। अब यहां क्या कर लेते हैं, ईयर का हम कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 ईयर हैं हमारे। उसके बाद में प्रॉफिट ले लेते हैं, प्रॉफिट यही वाले प्रॉफिट ले लेते हैं, 40,000, 50,000 और 60,000। फिर क्या करते हैं, इनको वेट दे देते हैं। वेट क्वेश्चन में अगर कोई वेट दिया हुआ है कि इसको 3 2 1 दीजिए, 2 2 1 दीजिए, ऐसे करके तो वैसे वेट देते हैं। अगर कुछ नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में वेट देते हैं, 1 2 3। लास्ट नेक्स्ट कॉलम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, 40,000, 5 दूना 10, 1 लाख, 6 3 18, 1,80,000। टोटल कर लो तो 180 में 4 ले आओ, 2,20,000, 3,20,000। यहाँ 3 2 5 1 6। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन वेट। प्रोडक्ट कितना है, 3,20,000 डिवाइडेड बाय वेट कितना, 6। तो 6 पंचे 30, बचेगा 2, हो जाएगा 20, 6 3 18, फिर बचेगा 2 20, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 53,333 रुपये 33 पैसे। अब अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है यहाँ पर तो क्या कर लेना है, यहाँ सीधा चेंज कहाँ होगा, जो ये वाला लिखे थे ना एवरेज प्रॉफिट, इसकी जगह पे अब क्या लिखना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना, 53,333 रुपये। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 53,333 इंटू 2,
इजिकल टू 53 दूना हो जाएगा एक, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 1,06,666। लास्ट में इसको बढ़ाना हो तो 67 कर लो, ये हो गई गुडविल। दो मेथड हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन करने के, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपका क्वेश्चन मैक्सिमम कंडीशन में 99% कंडीशन में जो भी आएगा वो ये वाला आएगा, तो इस पर फोकस सबसे ज़्यादा करना है। इसका नाम है सिंपल, और सिंपल मेथड ही आता है। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर करो गुडविल। अगर वेटेड में जाना है तो प्रॉफिट वेट और प्रोडक्ट का टोटल, प्रोडक्ट अपॉन वेट कर लिया, फॉर्मूला सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला सेम है गुडविल का। अब एवरेज प्रॉफिट की जगह पे डब्ल्यू मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर करोगे, गुडविल आ जाएगी। सर बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है, थोड़ी सी, हाँ बस इतना ही इजी है। बस दो बातें मेरी याद रखना। क्या बातें याद रखनी है कि ये वाले जो प्रॉफिट हैं ये आफ्टर एडजस्टमेंट चाहिए होते हैं। जैसे मेरे क्वेश्चन में ये मैंने कुछ बताया ही नहीं, लेकिन कई बार इनमें एडजस्टमेंट होगी। मैं जब आपको डिटेल में ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तो इस पर कम से कम 2 वीडियो दूंगा, एक में सिंपल एवरेज प्रॉफिट करेंगे, एक में वेटेड एवरेज प्रॉफिट करेंगे। अभी वन शॉट में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उससे आप समझ लीजिए, और कुछ ओरल समझा दे रहा हूँ उनसे समझ लीजिए। दो बातें याद रखना, अगर कोई किसी भी ईयर में लॉस हो गया है और उसका नेचर नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो बार बार होने वाला नहीं है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय थेफ्ट। ये लॉसेस कैसे हैं, आपको बार बार लॉस होंगे, ये बार बार आग लगेगी बिजनेस में, नहीं, कभी कभी बाई चांस। अगर ऐसा कोई लॉस हो गया है तो वो जिस ईयर में हुआ है उस ईयर के प्रॉफिट से तुमने डेफिनेटली उसको लेस किया होगा, तो क्या करना है, रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में उसको ऐड कर देना, ओके। क्योंकि उसको लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नॉन रिकरिंग है, बार बार होने की उसकी प्रवृत्ति नहीं है, तो क्यों उसको लेस कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, ओके। फिर ऐसे ही अगर कोई नॉन रिकरिंग प्रॉफिट हो गया है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बहुत सारे हैं, प्रॉफिट ऑन शेयर फॉर फ्यूचर, ऐसा कोई भी प्रॉफिट हो गया, ये भी नॉन रिकरिंग है। प्रॉफिट हुआ है रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में आपने डाल दिया होगा, तो उस ईयर का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, आपको क्या करना है, उस ईयर के प्रॉफिट से लेस कर देना है। क्लियर? तो पहली बात क्या हो गई, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस या लॉस दिखेगा, लेस करना है। नॉन रिकरिंग प्रॉफिट दिखेगा, सॉरी ऐड करना है। लॉस दिखेगा नॉन रिकरिंग, तो क्या करना है, ऐड करके प्रॉफिट को इक्विवेलेंट करना है। और नॉन रिकरिंग प्रॉफिट दिख गया तो लेस करके इक्विवेलेंट करना है प्रॉफिट को, पहली बात। दूसरी बात, कोई रिकरिंग एक्सपेंस है और उसको आपने नहीं लिखा है तो लिखो, जैसे मैनेजर सैलरी, ओनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं लिखी गई तो इसको लगातार हर एक ईयर से माइनस करोगे। तो हर एक ईयर से माइनस नहीं करना। सपोज दैट कहीं पर लिखा हुआ है मैनेजर सैलरी 20,000 पर ईयर, तो क्या करना है, इन सब का एवरेज कर लो, कितना आ गया एवरेज, 50,000। अब इसमें से 20,000 डायरेक्ट माइनस करके 30,000 रुपये ले लो, हो गई कैलकुलेशन। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ही बेस है आपका, यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब यहां से आते हैं। अब इसी चैप्टर से मान लो क्वेश्चन आ गया तो वो इनमें से किसी मेथड से हो सकता है, नहीं तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है। अब बताती है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले समझो कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट जो एस्टिमेटेड है आपकी कैपिटल पर, आपकी कैपिटल पर जो प्रॉफिट एस्टिमेटेड है उससे ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो वो सुपर प्रॉफिट है। प्रॉफिट ओवर एस्टिमेटेड प्रॉफिट कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस में ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है हर एक बिजनेस, हर एक सेक्टर के बिजनेस में ये पहले से फिक्स है कि इस सेक्टर में जाओगे तो इतनी बचत होती है। जैसे मेडिकल सेक्टर में जाओगे तो मार्जिन कितना है, क्लोथ्स में जाओगे मार्जिन कितना है, शूज स्लीपर में जाओगे मार्जिन कितना है, गारमेंट्स में क्या नाम है, अगर बात करें कि डेली यूज में जाओगे, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं डेली में, जनरल मर्चेंट, उसमें कितना बेनिफिट है। रेट पक्का है लगभग कि लगभग इतना पक्का होता है, इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब मान लो 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि जिस बिजनेस में आप जा रहे हो वहां पे 10% का रिटर्न मिलता है। तो अगर तुमने 10 लाख रुपए लगाए तो रिटर्न कितना मिलना चाहिए, 1 लाख, है ना।
लेकिन मिल रहा है 1,20,000, तो ये जो 20,000 की वैल्यू है ये सुपर प्रॉफिट है। बात क्लियर हो गई? सुपर प्रॉफिट क्या है? जो मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, मेरी कैपिटल पर उससे ज़्यादा का प्रॉफिट हो जाए तो सुपर प्रॉफिट। अब इसी बात को फॉर्मूले में बदल दो। मैंने क्या कहा कि मैंने लगाया 10 लाख, तो वहाँ मुझे मिल गया कितना? मिलना चाहिए था 1 लाख। इसी बात को फॉर्मूले में ले आएंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आओ उस मेथड में। कौन से मेथड में? जैसे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब मुझे क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? ये लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे चाहिए? अब चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल अपॉन 100 इंटू NRR। NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो वही बात है जो मैंने उधर आपको वर्ड्स में बोला था। क्या? मैंने 10 लाख लगाया, 10% का रिटर्न है तो मुझे 1 लाख मिलेगा। यही सेम बात। क्या मैं कह रहा हूं कि मैंने लगाया है रुपए 4 लाख। कितनी कैपिटल लगाई मैंने? 4 लाख। 10% का रिटर्न है तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 40,000। कितना मिलना चाहिए? 40,000। वही तो बात है ना। फॉर्मूला देखो, उसी बात में आपकी छिपा था। मैंने 4 लाख लगाया, 10% का रिटर्न है तो 40,000 मिलना चाहिए। ओके, तो देखो अब अगर मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट पता हो गया तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट तो है ना तुम्हारे पास। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 इज इक्वल टू 10,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। आ गया? अब सुपर प्रॉफिट भी आ गया तो गुडविल निकाल दो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना? 10,000 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर मान लेते हैं 3, तो गुडविल कितनी हो गई? 30,000। सुपर प्रॉफिट में निकालना हो तो बस यही है इतना फॉर्मूला, यही है इतनी कंडीशन, और कुछ नहीं होता। जितनी भी कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट है वो है सब एवरेज प्रॉफिट में। सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म। अब आ जाओ कैपिटलाइजेशन में। कैपिटलाइजेशन वही है जो आपने ये वाली बात लिखी है ना, यही कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट को एस्टिमेट कर लेना कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। सपोज दैट मुझे चाहिए 5 लाख का प्रॉफिट और मार्केट में रिटर्न कितना है? 10% का है, तो इसका मतलब है कि मुझे 50 लाख लगाने पड़ेंगे। ये कैसे आपने डिसाइड किया कि 5 लाख का आपको प्रॉफिट चाहिए? इंटू 100 कर दो, 10% का रिटर्न चल रहा है तो कितनी कैपिटल लगा दो? 50 लाख की कैपिटल लगाओ, इसका 10% निकाल लो, 5 लाख हो जाएगा। यही है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में क्या किया जाता है? प्रॉफिट का एस्टिमेशन किया जाता है कि इतना प्रॉफिट चाहिए। फिर क्या देखते हैं कि मार्केट में रेट कितनी चल रही है, उस रेट से डिवाइड कर दो और 100% पे उसकी वैल्यू निकाल लो। वही है कैपिटलाइजेशन। अब बस इसी को हम 2 फॉर्मूले में रखेंगे। कैपिटलाइजेशन में जाते हो तो 2 मेथड आते हैं, एक तरफ सुपर प्रॉफिट मेथड और एक दूसरी तरफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइजेशन में गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हो, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट ऊपर बोल रहे हैं ना, तो सुपर प्रॉफिट मेथड है तो ऊपर सुपर प्रॉफिट रहेगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेम क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा। जैसे मैं यहाँ की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ। मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है? 10,000। गुडविल 10,000 इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 डिवाइड कर लो, गुडविल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख रुपए हो तो 10% के अकॉर्डिंग कितना कमा लोगे? 10,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, क्लियर है एकदम? ठीक ना? देखो 1 लाख आया। अब हम चलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पर कौन सा मेथड लगाएंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में आओगे तो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इधर लिखा है वही मान लेना क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज है हमारे पास। यही वाला गुडविल इधर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और साथ में यहां पर माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या माइनस कर देना? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देना बस। ओके, बस आ जाएगा तुम्हारा यही वाला आंसर। देखो अब यहां पर चलते हैं इधर इस साइड में। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट था मेरा, ये देखो एवरेज प्रॉफिट था 50,000। 50,000 इंटू 100 अपॉन 10, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 4 लाख। ये देखो 4 लाख, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 5 लाख माइनस 4 लाख बराबर 1 लाख। कैपिटलाइजेशन मेथड में कोई भी मेथड लगा लो, सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, आंसर सेम आएगा दोनों ही मेथड में। देखो यहां पर भी 1 लाख है, यहां पर भी 1 लाख है। कैपिटलाइजेशन क्या होता है वो बात आपको समझ में आई। ये 3 मेथड आपके सिलेबस में है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। सबसे ज़्यादा फिर कहता हूँ फोकस करना है एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट में भी सिंपल प्रॉफिट मेथड, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन मैंने आपको तीनों बताए। फॉर्मूला कैसे याद करना है, याद करने की ट्रिक कैसे क्या करनी है, उल्टे क्रम में लिखते चले आओ। जो भी वैल्यू तुमको दिखे यहाँ पर लिखी हुई उसका अगला फॉर्मूला लगा लो, फिर जो वैल्यू दिखे उसका अगला फॉर्मूला लगा लो। जैसे देखो गुडविल के लिए मैंने लिखा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए तो उसका लगा लिया फॉर्मूला। फिर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया। सारी मेरी कैलकुलेशन हो गई हैं। उम्मीद है तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ओके, तो अब चलते हैं और समझते हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और उसके बाद में गुडविल का एडजस्टमेंट। ये जो गुडविल अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी है इसका एडजस्टमेंट समझना है, फिर उसके बाद में गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ना है। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो एक बात ना मेरी कसम खा के याद कर लो, भूलना मत। जब तक पार्टनरशिप पढ़ना बिल्कुल भूलना मत। क्या? नोट करके लिख लो सबसे पहले ऊपर, इफ PSR will change then you will calculate goodwill, calculate and adjust the goodwill among the existing पार्टनर्स। क्या करना है? अगर कभी भी PSR में चेंज हुआ, अगर कभी भी PSR में चेंज हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? अगर कभी PSR में चेंज हुआ तो तुम क्या करोगे? गुडविल को कैलकुलेट करोगे और उसे एडजस्ट करोगे। किस में ये सब करोगे? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में करोगे। और कैसे करोगे? इन देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे करोगे ये? तो उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको एडजस्ट करोगे। बिल्कुल याद रखना, हमेशा करोगे जब कभी PSR चेंज होगा। PSR कहाँ चेंज होता है? पहला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर। हम दोनों, हम तीनों, हम चारों, हम पांचों जितने पार्टनर हैं सब चाह रहे हैं कि PSR चेंज कर दें। चेंज करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करोगे। बोलना मत, इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती, हिडन इंफॉर्मेशन होती है, तुमको करना पड़ेगा। बिल्कुल पक्का है, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू। ओके, हमेशा। अब फिर कब चेंज होगा? कोई नया पार्टनर आ जाएगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, PSR चेंज होगा, तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर पार्टनर का डेथ हो गया, तुम्हें करना पड़ेगा। पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, तुम PSR चेंज हो गया, तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल याद रखना, जो लाइन यहाँ पे लिख दी है पूरे पार्टनरशिप में तुम्हारे साथ चलेगी। इसको छोड़ना मत, इसको पकड़ के रखना। 25% का क्वेश्चन तुम्हारा अपने आप सही हो जाएगा हर एक कंडीशन में। चाहे यहाँ की बात कर लो, फिर चाहे उसके बाद में बात कर लो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ की बात कर लो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो हमने पढ़ लिया है, तो कैलकुलेशन तो हो गई उधर। अब क्या करना है? एडजस्ट पढ़ना है, एडजस्ट करना है उसको, ये पढ़ना है। और एडजस्ट करना कैसे है? तो उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है। तो इसका मतलब अब हमको पढ़ना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
देखो होता क्या गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। पहले सपोज दैट ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए बी सी 3 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1। ये ओल्ड वाला था, और अब इन लोगों ने न्यू PSR अपना डिसाइड किया है, और वो क्या है, ए बी सी और 1:1:1। इन्होंने कहा हम नया अनुपात बराबर बराबर का रखेंगे, ये 3:1 नहीं रखेंगे। तो अब कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा। क्लियर है? कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा। तो कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। पहले क्या था और अब क्या है, उसमें से माइनस कर दो तो बन जाएगा तुम्हारा क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब क्या करते हैं, ए का ओल्ड क्या था, 3 2 5 1 6, माइनस न्यू क्या है, 1 2 3, क्या ले लो, 6 ले लो, ये 3 और 3 दूना 6, इसने 1/6 क्या किया, सेक्रीफाइस किया। बी का रेशियो क्या है, 2:6 है, माइनस न्यू क्या है, 1/3 है, 6 ले लो, 6 1 6 2 और 3 दूना 6, इसने ना तो यहाँ पर देखो क्या हो गया 0.6, इसने ना तो गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, कुछ नहीं किया, इसका जो था वही है। सी इसका क्या था 1/6 माइनस है क्या 1/3, 6 ले लो, 6 1 6 और 3 दूना 6, 1/6, इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। बात समझ में आई? इस वाले PSR से इस वाले PSR पे शिफ्ट हुए तो क्या हो गया कि B को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको पहले जितना मिल रहा था उतना ही आज भी मिल रहा है, देखो जीरो इफेक्ट है। लेकिन A को नुकसान हुआ, कितना, 1/6 का नुकसान हुआ, और एक को जितना नुकसान होता है दूसरे को ठीक उतना ही फायदा होता है। इसका 1/6 का नुकसान हुआ तो वहीं पर C जाकर के 1/6 गेन कर गया। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? PSR चेंज हुआ, ऐसे ही कैलकुलेशन हो गई। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया होगा, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, सपोज दैट कह रहा है फर्म गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। फर्म की गुडविल कितने पे वैल्यूड करी गई, 3 लाख पे वैल्यूड करी गई। तो फिर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए शेयर 3 लाख का कितना सेक्रीफाइस किया, केवल ये देखना है, 1/6 सेक्रीफाइस किया ना, 3 लाख का सेक्रीफाइस कितना किया, 1/6 कितना, 50,000। और सेम वैल्यू सी ने गेन कर ली, सेम वैल्यू सी ने क्या किया, गेन कर लिया। तो एंट्री क्या बनेगी, ए को मिलना चाहिए 50,000 और सी उसको देगा 50,000। तो जो भी पार्टनर दे रहा हो उसका कैपिटल क्या करो, सीज कैपिटल अकाउंट। लास्ट जो हमने दिया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का वीडियो 1 शॉट, उसमें जाके देखना, कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाया था। फिर बता देता हूं, किसी पार्टनर को कुछ देना है, उसका पार्टनर का कैपिटल क्या करो, इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, और किसी पार्टनर से कुछ लेना है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, बस हो गया एडजस्टमेंट। PSR चेंज होने में गुडविल में ए का नुकसान हुआ 50,000 का, सी का फायदा होगा आगे से 50,000 का, तो सी उसको 50,000 दे देगा, वो संतुष्ट, और ए संतुष्ट सी संतुष्ट, दोनों खुश हो गए, दोनों सेटिस्फाई हैं, बात खत्म हो गई। तो जब कभी भी चेंज इन PSR होगा, PSR में चेंज होगा, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, गुडविल का कैलकुलेशन, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि फर्म की गुडविल है 3 लाख, नहीं होगी तो कैलकुलेट करेंगे। तुम इस बात को मत भूलना जो ऊपर लिख दी है, गुडविल, फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन करना है और उसका एडजस्टमेंट करना है, बिल्कुल करना ही करना है, छोड़ना ही मत, बिल्कुल हमेशा करना, ये हमेशा किया जाएगा। जब कभी भी PSR में चेंज होगा बिल्कुल ऐसे ही करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये समझ में आ गया तुमको पूरा, और ये वाली बात छोड़ना ही मत, अपने साथ रखना। तो गुडविल का कैलकुलेशन हो गया है। अब गुडविल के कैलकुलेशन के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अपने नेक्स्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट्स। accumulated प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट। accumulated प्रॉफिट्स में मोस्टली 2 पॉइंट आएंगे, जर्नल रिजर्व और PL अकाउंट।
ओके वैसे IFR और WCR भी इसी का पार्ट है, वो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, होल्ड किया हुआ है फर्म के पास वो भी। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले यहां पर एक में ही समझ लेते हैं हम लोग। एक तो हमें कैलकुलेशन करनी समझनी होगी जर्नल रिजर्व की, दूसरी बैलेंस ऑफ PL, तीसरा IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और अगला WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन चार को समझना है। तो जब बात करोगे जर्नल रिजर्व की, तो इसके लिए एक पॉइंट समझना कि पार्टनर्स ने जब PSR अपना चेंज किया, जब पार्टनर्स ने PSR चेंज किया उस टाइम जर्नल रिजर्व था 50,000 रुपये, या फिर कितना था 48,000, कितना था 48,000 का था। PSR चेंज हुआ, उस टाइम पर था ये 48 का, PSR चेंज हुआ। अब पार्टनर्स क्या कह रहे हैं कि वो इसको विड्रॉल करेंगे, दे विल विड्रॉल, और यहां पर दे विल नॉट विड्रॉल, वो विड्रॉल नहीं करेंगे। अगर विड्रॉल करके ले गए, सुन लो, अगर विड्रॉल करके ले गए तो क्या जर्नल रिजर्व, अरे भाई प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट हम पर ईयर प्रॉफिट, याद करो ना, बताया था रिजर्व का प्रॉफिट का कुछ पार्ट PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होल्ड कर रहे हैं एज अ रिजर्व, होल्ड किया था, हम सभी का था एज ए पार्टनर। तो क्या करेंगे, आज PSR चेंज हुआ, पूरा निकाल लेंगे हम लोग। कैसे, अपने ओल्ड PSR में, एक बात और याद रखना, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का यूज केवल गुडविल एडजस्टमेंट के लिए होता है, बाकी सब कुछ पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड PSR में होता है। पार्टनर्स इस 48,000 रुपए को निकाल के घर ले जा रहे हैं, तो पार्टनर्स को फायदा होगा ना। पार्टनर को कुछ भी देना हो, उनका कैपिटल क्रेडिट करो, एंट्री क्या करो, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। रेशियो क्या था, 3:1 ओल्ड रेशियो, अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसी में 3:1। यहां पर 48,000 टोटल हो गया, 3:1 में इसको डिवाइड करोगे, 6 से 6 8 48, 8,000, 24,000, 8 दूनी 16, 16,000, 8,000, ठीक है ना। समझ में आया। इस तरीके से जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कब, जब वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो विड्रॉल कर लेंगे गुडविल को। अच्छा, उन्होंने डिसाइड किया कि वो विड्रॉल नहीं करेंगे, फर्म में रखेंगे जर्नल रिजर्व को, तो उनके कैपिटल एडजस्ट कर दो। कैसे आप कैपिटल एडजस्ट करोगे, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कैसे एडजस्ट करोगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। याद करो, ए ने सेक्रीफाइस किया था 1/6 और सी ने गेन किया था 1/6, तो 48,000 का निकाल लो, कितना 48,000 का 1/6 कितना आएगा, 6 8 48, 8,000। किसने सेक्रीफाइस किया था, ए ने सेक्रीफाइस किया था। कौन गेन कर रहा था, सी गेन कर रहा था, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और क्या लिख दो, 8,000 हो गया। एडजस्टमेंट ऐसे कर लेना। जब विड्रॉल कर रहे हो तो टोटल अमाउंट को उनके ओल्ड PSR में डिवाइड कर दो। जब विड्रॉल नहीं कर रहे हो तो टोटल में से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का पार्ट कैलकुलेट कर लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कर दो, हो गया इसका एडजस्टमेंट। PL एडजस्टमेंट के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, ये हमेशा विड्रॉल ही कर लेते हैं। PL का बैलेंस वो हमेशा विड्रॉल करते हैं। अगर विड्रॉल करेंगे नहीं तो काम क्यों कर रहे हैं भाई, बिजनेस कर रहे हो, वहां से प्रॉफिट होगा, वही तो घर निकाल के ले जाओगे, तभी तो तुम्हारा काम चलेगा। नहीं तो तुम पूरा टाइम तो अपने बिजनेस को दे रहे हो, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। तो PL का तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। PL में अगर प्रॉफिट है, क्या अगर प्रॉफिट है तो क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल क्या करना है, क्रेडिट करना है टू A टू B टू C। क्या करना है, टू A टू B टू C। और अगर लॉस है तो क्या करना है, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट। फिर सर ऐसी कौन सी एंट्री होती है जिसमें एक ही साइड हो, दूसरी तो है ही नहीं। अरे भाई, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो क्या करना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL, और अगर प्रॉफिट है तो PL अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। ये एंट्री पास कर देना, ठीक है ना।
क्योंकि प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को मिलेगा, उनका कैपिटल क्रेडिट कर दो, अगर लॉस है तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, उनका कैपिटल डेबिट कर दो। ओके, यही रेशियो 3:1 का है। 3:1 का मान लो कि यहां पर प्रॉफिट है 60,000 का, 6 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 10,000। अब ए को कितना मिलेगा, 10,000 के हिसाब से 30,000 इसको मिलेगा, 20,000 इसको मिलेगा, 10,000 इसको मिलेगा, टोटल हो गया 60,000। अब अगर 60,000 का लॉस है तो 30,000 ये देगा, 20,000 ये देगा, 10,000 ये देगा, और टोटल कितना हो गया 60,000। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है? ये समझ में आ गया। बैलेंस ऑफ पीएल का एडजस्टमेंट, इस तरीके से पीएल का एडजस्टमेंट करोगे। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को उनको मिल जाएगा ओल्ड रेशियो में, और अगर लॉस है तो पार्टनर्स उस लॉस को बियर करेंगे। ओके, अब मैं आईएफआर और डब्ल्यूसीआर को समझाता हूं, इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इन दोनों का कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन होगी, इस वजह से इसको इरेज करके यहां पर समझते हैं आईएफआर और डब्ल्यूसीआर को अलग से एकदम। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर। आईएफआर सपोज दैट 1 लाख रुपए रखा हुआ है, तो डब्ल्यूसीआर में क्यों रखो कम, यहां पर भी 1 लाख रुपए रख लो। पहले ये बताओ सर ये होता क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तुमने मार्केट में शेयर्स में मान लो इन्वेस्ट किया था, कितना इन्वेस्ट किया था, 50,000 इन्वेस्ट किया था। शेयर मार्केट एकदम से बढ़ गई, रुपया हो गया 1.5 लाख। तो जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसको निकाल के तुम घर नहीं ले गए, अपने ही बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी तुमने उसको होल्ड कर लिया। क्या कहा कि 1 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, इसलिए ये रखा हुआ है मेरे पास। हो सकता है मार्केट का क्या है, गिर जाए कल, तो अगर गिर जाएगी तो इस प्रॉफिट से हम इसको पूरा कर लेंगे। बात क्लियर है? ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसे ही तुम तो मालिक हो, तुम्हारे यहाँ बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, कोई भी वर्कर कभी भी कोई एक्सीडेंट उसके साथ हो सकता है, उसे लॉस हो गया, उससे डिसेबिलिटी आ गई, उसके घर वाले आए, आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से, तुम्हारी केयरलेस की वजह से मेरे फैमिली मेंबर को चोट लगी, लाओ इसका कंपनसेट करो। कहाँ से करोगे भाई? प्रोविजन करके रखते हैं। वो प्रोविजन क्या कहलाएगा? डब्ल्यूसीआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जहां से हम अपने वर्कर्स को कंपनसेट करेंगे, वहां इतना रुपया रखा हुआ है। अब बात क्या आती है, जब आओगे आईएफआर में, तो क्या समझना, आईएफआर में क्या समझना है? सबसे पहले एक चीज क्या समझनी है, यहां जब आईएफआर में होते हो तो देखते हैं बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन, बुक वैल्यू बीवी और मार्केट वैल्यू एमवी, ये दोनों 2 लाख और 2 लाख बराबर हैं। सेकंड कंडीशन, जो बुक वैल्यू है वो तो 2 लाख ही है, और जो मार्केट वैल्यू है वो केवल और केवल रह गई है 150। तीसरी कंडीशन, जो बुक वैल्यू है वो तो 2 लाख ही है, लेकिन मार्केट वैल्यू रह गई है 1 लाख। और यहाँ पर चौथी कंडीशन है कि बुक वैल्यू 2 लाख ही है और मार्केट वैल्यू हो गई है केवल और केवल 80,000। एक और कंडीशन होती है नंबर 5 कि बुक वैल्यू 2 लाख ही है, लेकिन मार्केट वैल्यू हो गई है 3 लाख। इतनी कंडीशन हो सकती हैं आईएफआर में। इन सब का इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, यहां से लेकर बहुत आगे तक जाएगा, डिसोल्यूशन तक रहेगा। सब डिसोल्यूशन में थोड़ा सा अलग होता है, बाकी चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में सेम है। समझो कैसे। सबसे पहले ये आईएफआर जितना रखा है पीएसआर में चेंज हुआ है, नया पार्टनर आया है, रिटायरमेंट हुआ है, डेथ हुआ है, तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, पीएसआर नया बनेगा, मतलब पीएसआर में चेंज हो गया, तो इसको एडजस्ट करो ना। कैसे एडजस्ट करोगे? आईएफआर में तुम्हारे 1 लाख रुपए रखा हुआ है, सिचुएशन ये है कि बुक वैल्यू 2 लाख, मार्केट वैल्यू 2 लाख। बताओ तुम्हें कोई लॉस हुआ क्या? कोई लॉस नहीं है। तुम्हारे पास कितना 1 लाख रुपए रखा हुआ है, पार्टनर्स को दे दो। किसको दे दो? पार्टनर्स को दे दो। कौन से पार्टनर हैं? अब थोड़ा पार्टनर को कम करते हैं, ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, तो एंट्री क्या करो, आईएफआर डेबिट टू ए और टू बी। रेशियो भी इक्वल ले लेते हैं, 1 लाख, 50,000 इसको दे दो, 50,000 इसको दे दो। मतलब जब आईएफआर हो लेकिन बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम हो तो कुछ नहीं करना, टोटल आईएफआर किसको दे देना? पार्टनर्स को दे देना।
दूसरा, बुक वैल्यू 2 लाख, मार्केट वैल्यू 150, लॉस कितना तुम्हारा? 2 लाख में खरीदा था, मार्केट में बेचने जाओ 1.5 लाख का बिकेगा, 50,000 का लॉस हुआ। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का। तो यहां से निकाल लो ना 50,000। क्या एंट्री कर दो? IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू A टू B। यहां 1 लाख था ना, 50,000 का लॉस हो गया, उसमें डाल दो। बचे हुए 50,000 में 25,000 A को दे दो और 25,000 B को दे दो। क्लियर? मतलब जब कभी ऐसी इंफॉर्मेशन आए तो ये 50,000 उठा के रिवैल्यूएशन अकाउंट में मत डालना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि IFR डायरेक्ट मेरे पास 1 लाख रखा था, वहां से उठा के मैंने 50,000 पूरे कर लिए। IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू A टू B, बचे हुए 50,000 A और B को दे दो। तीसरी कंडीशन, मार्केट बुक वैल्यू 2 लाख, मार्केट वैल्यू 1 लाख, लॉस कितना हुआ? 1 लाख का। फायदा कितने का है? 1 लाख का। पार्टनर को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या कर देना? IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना? 1 लाख और 1 लाख। पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस भी 1 लाख का हुआ, प्रॉफिट भी तुम्हारे पास 1 लाख का ही रखा हुआ था, टोटल तुमने एडजस्ट कर दिया और बात खत्म हो गई। पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, रिवैल्यूएशन में भी कुछ नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हें कोई लॉस ऐसा हुआ ही नहीं जो तुम्हें पूरा करना पड़े कहीं बाहर से। तुम्हारे पास पहले ही तुम्हारे घर पे पैसा रखा था, तुमने वहीं से काम चला लिया। यहां आ जाओ, तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना? 1 लाख का। मार्केट बुक वैल्यू 2 लाख, मार्केट में बेचने जा रहे हो 80,000 का खाली बिक रहा है। नुकसान कितना? 120। प्रॉफिट कितना? 1 लाख। 20,000 कहां से लाओगे? लाने पड़ेंगे। कहां से? एंट्री करेंगे IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? अरे भाई मेरे पास में यहां पर कितना लिखा हुआ था? ना 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 ना, एंट्री गलत हो रही है। IFR डेबिट कितना रखा था तुम्हारे पास? 1 लाख। टू इन्वेस्टमेंट कितना नुकसान हो रहा है? 120 का। बचे हुए 20,000 कहां से लाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से लाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी समझाऊंगा। डेबिट कितने से? 20,000 से। 20,000 रिवैल्यूएशन से ले आए। देखो 1 लाख प्लस 20,000 कितना हो गया? 1,20,000। 20,000 का नुकसान हुआ, वो कहां ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स में ट्रांसफर करोगे। ए डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना? 20,000 का नुकसान हुआ, 10,000 ये बियर करेगा, 10,000 ये बियर करेगा, टोटल हो गया 20,000। बात समझ में आई? जब एंट्री करेंगे तो ऐसे करेंगे, जब डायरेक्ट क्वेश्चन में कर रहे होंगे तो कैसे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालेंगे 20,000 और ये एंट्री तो आपको करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट ऐसे ही होता है। ठीक, सुनो, जब कभी IFR मिले तो जाकर के बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों को कंपेयर करना। अगर IFR से ज्यादा का लॉस हो रहा हो तो डिफरेंशियल वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, और जितना लॉस होगा सेम उतना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो तुमको करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा क्योंकि उसका एडजस्टमेंट ऐसे ही होता है। ओके, चलो अब यहां आ जाओ। तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी? 2। खरीदे बिक कितने में रहा? 3 लाख। अरे 2 लाख में खरीदे थे, आज जाए बेचने के लिए 3 लाख में बिक रहा है ना? 1 लाख का प्रॉफिट पहले से मेरे पास रखा हुआ था। एंट्री कितनी पास करोगे? 3 एंट्री पास करेंगे। कैसे? पहली 1 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दो, IFR डेबिट टू A टू B। 50,000 दे दो इनको, 50,000 दे दो इनको, और टोटल हो गया 1 लाख। ठीक, उसके बाद में क्या करो? ये तुम्हें प्रॉफिट हो गया अगेन 1 लाख का, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना? 1 लाख और 1 लाख। अब ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया, किसको दे दो? पार्टनर्स को दे दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B। कितना? 50,000 इसको दे दो, 50,000 इसको दे दो, और 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, वो यहां रख लो। बात क्लियर? जर्नल एंट्री समझ में आई? देखो भाई समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से। जब IFR होगा तो तुम कंपेयर कहां करोगे? हर जगह मैंने देखो क्या लिखा है? बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। जाके कंपेयर करोगे, लॉस है कि नहीं है। अगर कोई लॉस नहीं है, पूरा IFR पार्टनर का, लॉस है IFR से कम है, तो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर का,
उसके बराबर का लॉस है तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा का लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करके लाओगे, उससे ज़्यादा का मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा का है 3 एंट्री पास करोगे। IFR समझ में आ गया, जर्नल एंट्री समझ में आई। कंडीशन बहुत अच्छी से याद रखिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का ये पार्ट होगा, तब आपको ये कंफ्यूज करेगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एंट्री करोगे समझ जाओगे, कर लोगे, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। अगर तुमने ये कंपेयर करने का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कब ये ट्रांसफर किया जाएगा, इस बात को नहीं समझ पाओगे बच्चे मेरे, और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। चलो अब समझते हैं IFR को, लेकिन इसको इरेज करेंगे तभी IFR को हम लोग क्लियर करेंगे। IFR में भी कई एक कंडीशन है, इसलिए सॉरी WCR में, IFR तो पढ़ ही चुके हैं, इसलिए इसको भी पूरा ही बोर्ड देते हैं। WCR क्या पढ़ना है, WCR कितना है पैसा यहाँ पर मेरे पास, 1 लाख रुपए है। मतलब पार्टनर्स ने सोचा था कि हमारे यहाँ कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है, उसको मीट आउट करने के लिए हम रख लेते हैं अपने यहाँ क्या, प्रॉफिट का कुछ पार्ट। WCR में कितना पैसा रखा हुआ है, 1 लाख। अब देखो यहां पे ध्यान क्या देना है, WCR में फर्स्ट कंडीशन है नो क्लेम, दूसरी कंडीशन है क्लेम ₹80,000, तीसरी कंडीशन है क्लेम्स ₹1 लाख, और चौथी कंडीशन है क्लेम्स ₹1,50,000। बस ऐसे ही समझना, इसमें केवल 4 कंडीशन होती है, बहुत सिंपल है। क्या, 1 लाख का WCR रखा हुआ है और तुम्हारे पास कोई क्लेम नहीं हुआ, किसी भी वर्कर के साथ कोई कैजुअलिटी हुई नहीं, तो पूरा प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स निकाल के घर ले जाएंगे। पार्टनर्स जब पैसा निकाल के घर ले जाते हैं तो एंट्री क्या होती है, WCR अकाउंट डेबिट टू A और टू B। कितना पैसा था, 1 लाख, 50,000 ये ले लेगा, 50,000 ये ले लेगा अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये सब किस में बटता है, ओल्ड PSP बनो भाई, PSR, ओल्ड PSR में, सब कुछ ओल्ड PSR में, ठीक। क्लेम कितना, 80,000 का, तो क्या करो, 80,000 क्लेम दे दो, WCR अकाउंट डेबिट टू WCR क्लेम अकाउंट टू A टू B। 1 लाख यहां रखा हुआ था, 80 यहां दे दो, बचे हुए 20,000 में 10,000 A को दे दो और 10,000 B को दे दो। फिर क्या हुआ, क्लेम 1 लाख का हो गया, 1 लाख का क्लेम हो गया तो WCR अकाउंट डेबिट टू WCR क्लेम 1 लाख और 1 लाख, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, बचे ही नहीं उनके लिए, कहां से मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इन तीनों ही कंडीशन में, अगर ऐसी तीनों ही कंडीशन में कुछ भी आए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी कुछ नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे तो कोई क्लेम था ही नहीं, तो बात ही नहीं है रिवैल्यूएशन में जाने की। यहां पर क्लेम था लेकिन उससे ज्यादा रिजर्व था आपके पास, वहां से तुमने उसको मीट आउट कर लिया, बात खत्म हो गई। यहां पर भी जितना क्लेम था उतना ही प्रोविजन था तुम्हारे पास, तो तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहां देखो एक 50 का क्लेम हो गया, तुम्हारे पास पैसा कितना रखा हुआ है, 1 लाख रखा हुआ है, तो क्या करोगे, WCR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCR क्लेम, कितना, 1 लाख, यहां पर उसके बाद में कितना, WCR में कितना था, 1 लाख ले लिया, फिर 50 के कहां से ले लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लिया, 1.5 लाख कहां दे दिया, WCR क्लेम में दे दिया। अब ये जो तुम्हें लॉस हुआ है 50,000 का, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो A डेबिट B डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना, 50,000 का हुआ ना, तो 50 में 25 हो गए इसके, 25 हो गए इसके, बात खत्म। अब देखो याद रखना, जब कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में ये कोई आएगा पार्ट, तो क्या देखना, सबसे पहले देखना ये एडजस्टमेंट में मिलेगा ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओके, या प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज समथिंग। तो जब कभी ये एडजस्टमेंट आए तो सबसे पहले जाना देखना क्या WCR है, कंपेयर कर लिया, क्या इन 3 में से कोई कैलकुलेट कंडीशन है, मिल गई तो फिर बात खत्म, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। लेकिन WCR है ही नहीं और प्रोविजन WCR के लिए तुमको 10,000 करने हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख दो। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिखा है, डेबिट।
और फिर ये एंट्री तुमको कंप्लीट क्वेश्चन में पास नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अलग से कंडीशन पूछी तो एंट्री याद करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो ये है तुम्हारा WCR का कैलकुलेशन। बहुत अच्छी तरीके से तुमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन रह गया हो कहीं पर तो जरूर बताना, वीडियो फिर से उस पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी ये वन शॉट है, हो सकता है कोई पॉइंट मिसिंग रह गया हो, वैसे बड़ा ही मुश्किल है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी हो सकता है, तो बताना जरूर अगर कोई पॉइंट मिस लगे तुम्हें। और अब लास्ट में समझ लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और ये हमारा चेंज इन PSR कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, ये फिर एडमिशन में जब हम लोग वीडियो करेंगे तब उसमें देखेंगे फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर क्या इसका इफेक्ट होता है। तो चलो अब देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। लास्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट होता है, बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके बाद में समझने का मौका नहीं मिलेगा, सीधा करेंगे क्वेश्चंस। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका नेचर होता है नॉमिनल, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर क्यों? क्योंकि यहां पर लिखते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, प्रॉफिट्स और लॉसेस। प्रॉफिट और लॉसेस कहां जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो इसका नेचर पूछे तो नॉमिनल होता है। ध्यान रखना, तुम PSR में चेंज करने जा रहे हो, कोई पार्टनर आने जा रहा है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है, किसी पार्टनर का डेथ हो रहा है, या PSR में चेंज हो रहा है, तभी तो करते हैं ना असेट्स का रिवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को तुम्हें करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट टोटली कहां से बनता है? एडजस्टमेंट से बनता है। कुछ भी यहां पर बैलेंस शीट से नहीं आता। कंप्लीट कहां से बनेगा? एडजस्टमेंट से। हाँ, बैलेंस शीट की वैल्यू से जाकर के कंपेयर कर सकते हो, लेकिन बनेगा कहां से? एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट में क्या क्या होगा, सुन लो मेरी बात। अगर किसी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग तुमने 4 लाख की खरीदी थी, आज उस पर 10% का डेप्रीशिएशन लगाया, डिक्रीज हो गई। फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन लगाया, डिक्रीज हो गई। प्लांट पर डेप्रीशिएशन लगाया, डिक्रीज हो गई। तुमने 10 लाख में खरीदी थी, आज 8 लाख की रह गई, 2 लाख गए, डिक्रीज हो गई। असेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो जितना वैल्यू डिक्रीज होगा उतना लिखना। बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। कैसे? कह रहा है ना कि स्टॉक का वैल्यू 10% डिक्रीज हुआ, तो पूरा स्टॉक लिख रहे हैं। यहां पर पूरा नहीं लिखना है, जितना डिक्रीज हुआ है उतना लिखना है। ओके, 10 लाख के प्लांट पर तुमने 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 1 लाख यहां लिखना है। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट, वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए तो यहां लिखना बाय इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो इस साइड में लिखना। फिर क्या कर देते हो, कभी तुम ना ओवर वैल्यूएशन कर देते हो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो इस साइड लिखना। ओवर वैल्यूएशन क्या कर दिया भाई? ओवर वैल्यूड नहीं करना था, जितना था उतना लिखना है। और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो सपोज दैट तुमने स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर दिया, तो स्टॉक इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये कब यूज कर लेना? ओवर वैल्यूएशन में। अगर ओवर वैल्यूएशन किए हो तो ऐसे कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा। सपोज दैट स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया गया है 10% से, और स्टॉक लिखा है 2,20,000 का, तो 2,20,000 गुणे 10 बटे 110 कर देना। 11 दूना 22, 20,000 का ओवर वैल्यूएशन है, निकल के आ गया। ये 20,000 यहां लिखना, 2,20,000 नहीं। बात समझ में आ गई? ओवर वैल्यूएशन हो तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना, 20,000 यहां पे लिख देना। अब अगर मान लो अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो बाई अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का अंडर वैल्यूएशन हुआ तो अंडर वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंडर वैल्यूएशन है ना, अंडर का मतलब होता है कम, तो एसेट्स इनटू रेट, और तुम भी कम कर दो, 100 माइनस रेट,
बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 20% से, कितने से अंडर वैल्यूड है 20% से, और 2,40,000 की है तो इंटू 20/80 कर दो। ऐसे अंडर वैल्यूड हो जितने परसेंट से उतना ही नीचे माइनस कर दो। ये जीरो गया, ये जीरो गया, 8×3 = 24 होता है, 3×2 = 60,000 रुपये यहाँ पे लिख देना आके, बस हो जाएगा। कितना अंडर वैल्यूड कर लिया? 60,000 रुपये। ठीक, 60,000 यहाँ लिख देना, हो गया। तो अगर डिक्रीज होगी तो इस साइड, इंक्रीज होगी तो इस साइड, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन इधर, अंडर वैल्यूएशन इधर। फिर क्या हुआ? टू अननोन लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी ऐसी जिसको तुम जानते ही नहीं थे, आज वो लाइबिलिटी हो गई। अननोन क्रेडिटर ऑफ 10,000 बट राइट नाउ इट विल टेक एज अ क्रेडिटर, लेकिन उसको ऐसे ही ले लिया गया जैसे वो क्रेडिटर है, तो फिर क्या हो जाएगा? यहां पे लिखोगे। बात क्लियर है? अच्छा, अगर कोई अननोन असेट्स मिल गई, कोई अननोन असेट्स जिसको तुम जानते ही नहीं थे, वो अननोन असेट्स आ गई, तो यहां पर लिख लेना बाय अननोन असेट्स। क्वेश्चन में ये डायरेक्ट गिवन होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, देख लो, बस लिख लो यहां पे। ओके, फिर क्या हो जाए? अगर कोई लायबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाए, असेट्स का उल्टा होता है, इंक्रीज लायबिलिटी, तो यहां लिखना, जैसे क्या हो गया? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, और तुम्हारे पास पहले से कुछ नहीं था, तो 20,000 यहां लाके लिख लेना। लायबिलिटी कम पड़ जाए, ओके, तुम्हारे पास क्रेडिटर थे, क्रेडिटर ऑफ ₹10,000, बट राइट नाउ विल हैव नॉट पेड, अब तुम्हें उनका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो फिर कहां लिखोगे? इस साइड में लिख दोगे बाय, ये यहां पर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो इस साइड में लिख देना आगे। ठीक है ना? बात क्लियर हो रही है? ओके, अब देखो, समझो, फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर क्वेश्चन में मिलेगा और कंफ्यूज करेगा। क्या? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये कंफ्यूज करेगा। कैसे समझना है इसको? सबसे पहली बात, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगा तो लिखेंगे इस साइड में। किस साइड में लिखेंगे? इस साइड में लिखेंगे। क्या इस साइड में भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या करना है? तुमको जाके देखना है अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखा होता है डेटर सपोज दैट लिखे हुए हैं 1 लाख, तो ऐसे लिखा मिलेगा, उसमें से माइनस होता है NRBD, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, सपोज दैट 10,000, ऐसे लाइन होगी यहां पर, फिर यहां लिखे होंगे 90,000, ऐसे हमेशा हर क्वेश्चन में लिखा रहता है। अब सपोज दैट क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 8%, कितना कह रहा है? 8%। तो 1 लाख का 8% निकालोगे, 1 लाख का 8% निकालोगे, कितना आया? ये तो सर 8,000 ही आया। 8% इसका निकाला, कितना आया? 8,000। मेरे पास ऑलरेडी कितना है? 10,000। तो फिर भाई यहां पे लिखना जाके, क्रेडिट साइड में लिखना जाके। ओके, क्रेडिट साइड में क्या लिखना? बाय डेटर्स। यहां पे 2,000 रुपए यहां लिख देना, क्योंकि तुम पहले ही 10,000 का प्रोविजन कर चुके हो। ये कह रहा 8,000 का प्रोविजन करना है, तो 2,000 के डेटर्स को बढ़ाओ। लेकिन क्वेश्चन में सपोज दैट कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 15%, कितना? 15%। तब तुमने 15% निकाला, वो 15,000 आया, तो जाकर वहां मैच करना फिर से। कितना लिखा हुआ है? 10,000 लिखा है। तुम्हारा कितना अब कह रहा है? 15 होना चाहिए, 15,000, तो 5,000 यहां पर लाके लिख दोगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जब कभी भी बोले तो वहां जाकर कंपेयर जरूर करना, और टोटल डेटर्स पर इसका कैलकुलेशन कर लेना, फिर इसके साथ कंपेयर कर लेना। अगर वो वैल्यू से कम का प्रोविजन करने को बोल रहा है तो फिर प्रॉफिट है, उस वैल्यू से ज्यादा का कह रहा है तो फिर लॉस है। बात क्लियर है? ये पॉइंट है तुम्हारे कहां पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। इतने पॉइंट्स कर लोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी गलत ही नहीं होगा। फिर क्या होता है, जब इतना जो सब कुछ कर लेते हो तो फिर आ जाता है प्रॉफिट होगा यहां पर या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट कब होता है? जब क्रेडिट का टोटल हाई होता है, वही यहां डेबिट में लेके आते हो और यहां डिफरेंस निकाल देते हो, तो यहां आता है। और अगर लॉस हो जाए तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
बाय कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर उसको उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ए बी सी जो भी उनके नाम होंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रॉफिट हुआ तो ऊपर ऐसे लिख दिया, और ए बी सी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बस हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इतनी चीज़ें पढ़ लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी गलत नहीं होगा। दो बातें बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत याद रखना। पहली बात कौन सी? अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का कैलकुलेशन और उसका प्रेजेंटेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये बहुत ज़्यादा गलत होता है हर क्वेश्चन में। हर कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जिसमें ये ना हो। ये तो कभी कभी मतलब बहुत रेयर केस में मिलेगा, लेकिन ये हर क्वेश्चन में मिलेगा और गलत हो जाता है क्योंकि कई जगह कंपेयर करना पड़ता है। तो वो कंपैरिजन समझो और इसको गलत नहीं करना है। ओके, तो उम्मीद है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझ में आ गया होगा। रह गया है डाउट तो बताना कमेंट बॉक्स में, फिर से इस पर हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहाँ पर देखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वन शॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों।